हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम क्लास में जंतुओं में पोषण की बात करेंगे। जैसे इसके पहले हम लोग बात कर चुके हैं कि पोषण क्या होता है, अर्थात जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उसका शरीर की वृद्धि और विकास में प्रयुक्त होना पोषण कहलाता है। फिर आगे उसमें बात हुई थी इसके पूर्व क्लास में कि जीवों में पोषण दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे आपके हरे पौधे, और उस प्रक्रिया को जो हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस का एक पूरा कंप्लीट वीडियो आपको बना के भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि आपको प्रकाश में पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज स्वपोषण के बाद परपोषण जो जंतुओं में होता है, जो जीव दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उस प्रक्रिया क्या कहेंगे, परपोषण। तो परपोषण हरे पौधों को छोड़ के बाकी सभी जंतु जिसमें हरित कवक नहीं होता और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन नहीं बना सकते, उन सभी में परपोषण होता है। तो परपोषण जैसे कि जान रहे हैं आपकी जंतुओं में हरित कवक नहीं है तो उनमें परपोषण होगा। तो अधिकांश जंतुओं में परपोषण प्रक्रिया द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है। और इस परपोषण की प्रक्रिया जो जंतुओं में होती है उसके मुख्यतः 5 चरण होते हैं। पहला चरण आपके सामने दिख रहा है, भोजन ग्रहण, इंजेक्शन ऑफ फूड जिसको कहते हैं, पाचन यानी डाइजेशन, अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, स्वामीकरण जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं इंग्लिश में, और आखिरी स्टेप होता है बहिक्षेपण या इजेशन। तो आपका अगर जंतुओं में हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में आपको पता है कि भोजन ग्रहण की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। हाथों की सहायता से हम ठोस और तरल दोनों रूप में अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और भोजन सीधे मुख में अपने हाथों की सहायता से ग्रहण कर लेते हैं। अब अगला स्टेप होता है भोजन ग्रहण के उपरांत भोजन का पाचन। पाचन या डाइजेशन की जब बात करते हैं तो जिसमें कि जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं सरल अवस्था में बदल जाए। सरल में कितने सरल, जिसको हम कहेंगे सरल एवं अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित हो जाना। पाचन क्या कहलाया जाएगा, जटिल भोजन का सरल एवं अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित हो जाना पाचन कहलाता है। तो ये जो जटिल भोजन था इसको सरल रूप में तोड़ने का काम हम कहाँ शुरू करते हैं, जैसे ही भोजन को हम ग्रहण करते हैं मुख में तो हमारे दांत पहले भोजन को तोड़ना शुरू करते हैं, भोजन को दांत पीसने का काम करते हैं और साथ साथ उसमें लार मिक्सअप होता है। तो दांत जो है भोजन को तोड़ रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, लार होता है, लार भोजन को फिसलनदार बना देता है। और लार कहाँ स्रावित होता है, हमारे अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं उससे स्रावित होता है। लार में आपका एक पाचक एंजाइम भी होता है, उसका नाम होता है एमाइलेज एंजाइम, उसका पूर्व में नाम टाइलिन भी था। तो टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन होता है उसको, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसकी जो स्टार्च होता है, मंड होता है, उसको माल्टोज शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। इस तरह से हमारा पाचन मुख से शुरू हो जाता है। तो कहेंगे मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो आप कहेंगे मुख से प्रारंभ होकर छोटी आंत में जाके पूर्ण होता है। और इस भोजन के पाचन के लिए हमारे अंदर पूर्ण विकसित आहार नाल होता है, जिसके अंदर आपका मुख गुहा हो गई, जहाँ से मुख खुलने के बाद जो स्पेस है कैविटीज को मुख गुहा कहते हैं, उसके अंदर भोजन को चबाने वाले दांत होते हैं। फिर ग्रास नली होती है, ओसोफेगस होता है, करीब जो है 20-25 सेंटीमीटर की लंबाई की ग्रास नली होती है, ओसोफेगस होता है। फिर बैग लाइक स्टमक होता है, करीब 20 सेंटीमीटर के आसपास का साइज का स्टमक होता है। करीब 6 मीटर लंबी छोटी आंत होती है और करीब 2.5 मीटर लंबी बड़ी आंत, इसको बृहद आंत या लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, वो होता है। इसके साथ साथ जगह जगह पे हमारे आहार नाल के साथ अनेक पाचक ग्रंथियां भी जुड़ी होती है, जिससे स्रावित पाचक रस, पाचक एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होता है। तो पाचन क्या हुआ, वापस अपने टॉपिक पे आइए। पाचन क्या होगा, जटिल भोजन का सरल एवं अवशोषण योग्य अवस्था में परिवर्तित होना। अब ये पाचन की प्रक्रिया मनुष्य में मुख से प्रारंभ हो गई। मुख में दांतों के चबाने और लार के मिक्सअप होने और टाइलिन या एमाइलेज एंजाइम की क्रिया के बाद आपका भोजन क्या कहलाता है, बोलस। बोलस जो होता है ग्रास नली के माध्यम से भोजन हमारे आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के पहुंचने के उपरांत आमाशय में जो
जठर ग्रंथियाँ होती हैं उसमें सबसे पहले HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl जो भोजन पहुंच रहा है उसको अम्लीय अवस्था में परिवर्तित कर देता है। साथ साथ आमाशय में 3 एंजाइम स्रावित होते हैं आपका, रेनिन, लाइपेज और प्रोटीएज। तो जो प्रोटीएज होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो है आपका लिपिड यानी वसा का पाचन कर देता है। वसा एक वसी अम्ल को एक वसा के अणु को 3 वसी अम्ल और 1 ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। जो लिपिड मॉलिक्यूल होता है उसको ब्रेक करता है 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। और जो रेनिन होता है, एक्चुअली जो रेनिन एंजाइम है ये केवल बचपन में निकलता है, बड़े होने के बाद नहीं निकलता। रेनिन का काम क्या होता है, जो बच्चा जैसे मिल्क जब दूध पीता है तो दूध का अच्छे प्रकार से पाचन हो सके, तो जैसे ही आमाशय में पहुंचता है रेनिन एंजाइम ब्लड मिल्क का कोगुलेशन कर देता है, दूध का थक्का बना देता है, दही के रूप में परिवर्तित कर देता है इस तरह से, जिससे कि उसके वहाँ जो एंजाइम उसको रुक सके आंतों में। अगर एकदम लिक्विड मीडियम होगा तो आगे बढ़ जाएगा तो उसका पूर्ण पाचन नहीं हो पाता। ये जो है बच्चों में रेनिन एंजाइम स्रावित होता है 2-2.5 साल तक, इसके बाद इसका सिक्रीशन बंद हो जाता है। फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम लोगों में फिर दूध का पाचन कैसे होता है। तो हम लोगों में जो रेनिन का मुख्य काम होता है कि दूध को थक्का बनाना, दही के रूप में परिवर्तित करना, वो काम हमारा HCl। बचपन में चाइल्डहुड में न्यू बॉर्न्स में जब बच्चा पैदा होता है HCl उतना नहीं बनता, लेकिन समय के साथ HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो आमाशय में स्रावित हो रहा है उसका स्रावण बढ़ जाता है। तो ये जो एसिड होता है HCl है, ये जैसे ही दूध जाता है उसको भी वही जो काम रेनिन करता था वो काम उसकी जगह ये आपका HCl करने लगता है। तो आपका काम वो रिप्लेस हो जाता है। रेनिन का सिक्रेशन बंद, HCl का सिक्रेशन बढ़ने के साथ ये वर्क फंक्शन चेंज हो गया। अब भोजन जो आपके आमाशय में पचता है तो आमाशय में इन पाचक एंजाइमों की क्रिया के उपरांत और जो आपका आमाशय होता है वो भी क्रमाकुंचन गतियाँ करता रहता है, और जिसके उपरांत आपका भोजन एकदम पेस्ट लाइक रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम कहते हैं काइम, CHYM, काइम कहते हैं। काइम अब धीरे धीरे छोटी आंत में प्रवेश करेगा, और छोटी आंत में आपको पता है कि 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, यानी ग्रहणी, क्षुद्रांत और मध्यांत। तो ये जो ग्रहणी होता है पहला पार्ट होता है जो C शेप का रहता है आपका आहार नाल, छोटी आंत का प्रारंभिक भाग, वहीं पर आपके पित्ताशय से पित्त नली और आपके अग्न्याशय से अग्न्याशय नलिका जो है आकर मिलती है। तो वहाँ अग्न्याशय नलिका जो है आपकी अग्न्याशयिक रस स्रावित करती है, और पित्ताशय से पित्त नलिका जो होती है पित्त स्रावित करती है, और ये दोनों ग्रहणी में जाके मिल जाते हैं भोजन के साथ। पित्त का मुख्य काम होता है अम्लीय भोजन जो अभी तक आमाशय में था, अम्लीय भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलना। साथ साथ जो वसा जो होता है, जो वसा नॉर्मली पानी के साथ मिक्सअप नहीं होता, उसका इमल्सीकरण करता है पित्त। इस तरह पित्त का 2 मुख्य कार्य, एक क्या भोजन को क्षारीय माध्यम में बदलना, और दूसरा काम वसा का इमल्सीकरण करना। जो अग्न्याशय जो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक डक्ट जो पैंक्रियाटिक जूस लेके आती है, तो पैंक्रियाटिक जूस में मेनली आपके 3 एंजाइम होते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है आपके प्रोटीन का पाचन कर देता है, और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, और लिपिड जो है आप जैसे पहले पढ़े, जैसे कि आमाशय में था वही एंजाइम सेम वर्क करता रहता है और वो वसा का पाचन कर देता है। तो ये जो है आपका भोजन ग्रहणी में इतना सारा एक्टिविटी होने के बाद अब क्या कहलाता है, काइल, CHYL, काइल, जो आगे पास होता है छोटी आंत के शेष 2 भागों में, ग्रहणी के बाद क्षुद्रांत और मध्यांत, ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम वाले भाग में पास होता है। तो वहाँ पर जो है आपके और एंजाइम स्रावित होते हैं जो समस्त भोज्य पदार्थ जितने रहते हैं सभी को मोनोमर में तोड़ देते हैं। मोनोमर माने सरलतम रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और वहीं पर आंत की जो छोटी आंत की भित्तियां हैं उसमें अंदर जो है आप देखेंगे उंगलियों सदृश संरचनाएं निकले रहते हैं, जिसे विलाई कहते हैं। उनका काम होता है कि भोजन का अवशोषण करना। उन विलाइस में लैक्टियल स्पेस होता है, वहाँ रक्त नलिकाएं होती हैं, केशिकाएं होती हैं जो भोजन को अवशोषित कर लेती हैं डिफ्यूजन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि विसरण प्रक्रिया द्वारा। विसरण प्रक्रिया द्वारा जहाँ पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाता है, तो जो आपके आहार नाल में आंतों में भोजन पचने के बाद उसके मॉलिक्यूल अधिक थे और अंदर के साइड रक्त में कम थे, तो अपने आप विसरण प्रक्रिया द्वारा
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर भोजन के अणु चले जाते हैं। रक्त के मिलने से रक्त में जाने के बाद वहाँ से रक्त की साजिश हमारे संपूर्ण शरीर में पहुँच जाते हैं। अब अवशोषण, भोजन के अवशोषण के बाद आप बात होती है सौंगीकरण। जैसे बता रहा था अभी आपको कि जब रक्त की सहायता से वो भोज्य पदार्थ हमारे शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर क्या काम है उसका, अवशोषित भोजन का शरीर के वृद्धि और विकास में प्रयुक्त होना, ये क्या कहलाएगा, सौंगीकरण कहलाता है। उस भोजन का सौंगीकरण होता है, शरीर के समस्त भागों में पहुंच जाता है। जहाँ पर उसका जिन ऊतकों का निर्माण करना ऊतकों का निर्माण करेगा, ऊर्जा देने का काम है ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ये भोजन का सौंगीकरण हो जाता है। इस पाचन की प्रक्रिया में कुछ भोजन अपचित रह जाता है, तो अपचित भोजन जो है आपका बड़ी आंत में जाके संचित हो जाता है और समय के साथ साथ वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को बहिक्षेपण कहते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है कि जंतुओं में पाचन अर्थात किस तरह से जंतु अपने भोजन को ग्रहण करते हैं यानी पर पोषण की क्या प्रक्रिया होती है वो आपके सामने आज प्रस्तुत किया। ओके, धन्यवाद।